या डिवीज़न या उर्दू में इसको कसर कहा जाता है। अब इसके अंदर हम सब ने बार बार पढ़ा हुआ है, जानते हैं कि जो अपर टर्म्स है इसको न्यूमरेटर और लोअर टर्म को डिनोमिनेटर कहा जाता है। और ये डिवीज़न एग्जिस्ट करेगी, ये डिवीज़न पॉसिबल होगी अगर ये जो हमारे पास डिनोमिनेटर में q लिखा हुआ है, अगर ये हमारे पास जो नीचे डिनोमिनेटर में q है, अगर ये ज़ीरो नहीं होगा तो ये डिवीज़न एग्जिस्ट करेगी, इसका कोई आंसर आएगा। और अगर ये q ज़ीरो होगा तो हमारे पास आंसर जो होगा वो इन्फिनिटी होगा। तो इसलिए हमें ऐसी फ्रैक्शंस को या ऐसी डिवीज़न्स को अभी हम लोग डिस्कस करेंगे जिसका जो q है या डिनोमिनेटर है वो नॉन ज़ीरो हो, ताकि डिवीज़न एग्जिस्ट कर सके। अब मज़ीद बात को आगे बढ़ाते हुए एक सिंपल सी बात जहन में रखें, आंसर ऑफ फ्रैक्शन और डिवीज़न, किसी भी फ्रैक्शन या डिवीज़न का जो आंसर होता है वो हमारे पास ये होगा कि हम लोग उसके आंसर को 4 तरह के टाइप्स में डिस्कस कर सकते हैं। वो 4 तरह की टाइप्स कौन सी हैं, उनके बाद हम लोग उसकी आगे मज़ीद नाम वगैरह उनके डिस्कस करेंगे। जब भी आप कोई डिवीज़न करते हैं उसका आंसर इन चारों टाइप्स में से किसी एक टाइप में आता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपने डिवाइड किया और आपकी डिवीज़न का आंसर जो है वो नॉन डेसिमल आया। नॉन डेसिमल किस तरह आ सकता है? सपोज़ कर लें आपने 15 को डिवाइड किया 3 से, तो 3 1 द 3, 3 5 द 15, तो फाइनल आंसर 5। आपने 8 को डिवाइड किया 2 से, आंसर आया 4। ये वो डिवीज़न है कि जिनका आंसर जो है उसमें डेसिमल नहीं आ रहा और ये एग्जैक्टली डिविजिबल नंबर्स हैं या कम्प्लीटली डिवाइड हो रहे हैं, मुकम्मल डिवाइड हो रहे हैं, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से पूरा पूरा डिवाइड या तकसीम हो जाता है। तो इस टाइप के नंबर में नॉन डेसिमल फॉर्म में जो आपका न्यूमरेटर है वो डिनोमिनेटर से पूरा पूरा तकसीम हो जाएगा और इस डिवीज़न की वजह से आपके आंसर में डेसिमल इशारिया नहीं आएगा। दूसरी टाइप जो हमारे पास होती है वो कुछ इस तरह की होगी कि उसके अंदर टर्मिनेटिंग डेसिमल फॉर्म हम उसको कह लेते हैं। टर्मिनेटिंग मींस ख़त्म हो जाना। डेसिमल फॉर्म ये ऐसी फॉर्म होगी कि जिसका आंसर डेसिमल में आएगा और डेसिमल आने के बाद जो डिजिट्स हैं आफ्टर द डेसिमल दे आर टर्मिनेटेड, वो ख़त्म हो जाते हैं। या आसान लफ्ज़ों में डेसिमल, जिसको उर्दू में हम लोग इशारिया कहते हैं, डेसिमल या इशारिया के बाद आने वाले डिजिट्स की तादाद महदूद होगी, टर्मिनेट होगी, यानी वो तादाद ख़त्म हो जाएगी। जैसा यहाँ पे 2 को 5 पे डिवाइड किया, आंसर 0.4 आया। यहाँ पर आप देख सकते हैं डेसिमल के बाद एक डिजिट है। इसी तरह 3 को 8 पे डिवाइड किया, 0.375, यहाँ पे भी डेसिमल के बाद 3 डिजिट्स हैं और डिजिट्स की तादाद ख़त्म हो गई। इस केस में मज़ीद थोड़ी बात करते हैं। डिजिट्स की तादाद यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 3 है, अगर 4 हो, 5 हो, 10 हो, 100 हो, 1000 हो, लेकिन ख़त्म हो जाए तो ऐसी फॉर्म को हम लोग कहते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल फॉर्म। इस केस में हमारे सामने ये कुछ एग्जांपल्स हैं और भी बहुत सी एग्जांपल्स इस केस में लिखी जा सकती हैं। फिर किसी भी डिवीज़न का जो एक और ऑप्शन होता है या आंसर आ सकता है वो कुछ इस तरह का आ सकता है कि नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल फॉर्म। आसान लफ्ज़ों में इसको आप रिपीटेड भी कह सकते हैं। नॉन टर्मिनेटिंग जो ख़त्म ना हो, रिकरिंग जो रिपीट होती रहे, डेसिमल फॉर्म। ये ऐसी डिवीज़न होती है कि जिसके अंदर जब आप फ्रैक्शन को या डिवीज़न को कम्प्लीटली सॉल्व करते हैं तो आंसर के अंदर डेसिमल आता है, सो ये डेसिमल फॉर्म होगी। अब इस डेसिमल फॉर्म में और जो पीछे हमने पढ़ी उस डेसिमल फॉर्म में फ़र्क ये है कि पार्ट नंबर 2 में जो हमने पढ़ा उसमें डिजिट्स आफ्टर द डेसिमल आर फाइनाइट आर टर्मिनेटेड, लेकिन यहाँ पर नॉन टर्मिनेटिंग है तो डिजिट्स की तादाद ख़त्म नहीं हो रही। ये जो डॉट्स हैं ये सो ऑन को यानी चलते रहने को शो कर रहे हैं। यहाँ पर 0.22, इसी तरह ये 2 मुसलसल चलता रहेगा। तो इसको मज़ीद आसान करके हम लोग 0.2 और 2 के ऊपर हम लोगों ने एक बार लगा ली। ये बार इस सारे को रिपीटेड को, जिस डिजिट के ऊपर बार आती है वो डिजिट रिपीटेड होता रहता है। तो यहाँ पर
नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग डेसिमल फॉर्म में हमारे पास वो डिविजन्स होंगी जिनके आंसर्स के अंदर डेसिमल आएगा और डेसिमल्स के बाद जो डिजिट्स होंगे वो रिपीटेड होंगे, रेकरिंग होंगे और साथ में नॉन टर्मिनेटिंग होंगे, यानी वो डिजिट्स रिपीट भी होंगे और ख़त्म नहीं होंगे। अब ये जो रिपीटिशन है ये दो तरह की होती है, एक या तो सिंगल डिजिट रिपीट होता रहेगा या दूसरा केस ये होता है कि वो डिजिट्स जो है इन द फॉर्म ऑफ पेयर रिपीट हो। वो पेयर एक डिजिट, दो डिजिट का भी हो सकता है, वो पेयर तीन डिजिट का भी हो सकता है, वो पेयर चार पाँच डिजिट का भी हो सकता है। अब उसके अंदर जैसा हमारे पास ये केस है, यहाँ सिंगल डिजिट, यहाँ पर सिंगल डिजिट 2 जो है वो रिपीट हो रहा है। यहाँ पर है 4/11 तो 0.36, ये इसकी डिवीजन का आंसर मैंने पहले से कैलकुलेट करके लिखा हुआ है। यहाँ आपके सामने 0.36, 36 एंड सो ऑन। तो इसी तरह आगे 36 आता चला जाएगा और इस 36 को मैंने जो इस मेथड से आपको बताया, यहाँ पर पॉइंट, क्योंकि यहाँ रिपीटेड 36 है तो हमने 36 के ऊपर बार लगा दी, तो इसका मतलब है कि ये 36 रिपीटेड होता रहेगा, रिकरिंग होगा। तो ये तीसरी टाइप है। इसी की एक एग्जांपल और है 1/7, इसका आंसर आता है 0.142857 अगेन। तो ये आपके सामने यहाँ पर 6 डिजिट्स का पेयर रिपीट हो रहा है, तो ये हमारे पास रिपीटेड होगा और यहाँ पे 6 डिजिट का पेयर रिपीट हो रहा है। तो ये भी हमारे पास एक और नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग डेसिमल फॉर्म है। तो इसमें भी आप देख सकते हैं कि हमारे पास उस तरह की फ्रैक्शन आ रही है, उस तरह की डिवीज़न आ रही है कि जिसका आंसर जो है वो डेसिमल में है। दूसरी चीज़ उसमें यह है कि वो आंसर जो डेसिमल में आया वो डिजिट्स उसके आफ्टर द डेसिमल जो हैं वो एक तो रिपीटेड हैं और दूसरा वो ख़त्म नहीं हो रहे। अब इसके बाद हम जो आखिरी टाइप इसमें आंसर ऑफ डिवीज़न को डिस्कस कर रहे हैं, आखिरी टाइप किसी भी डिवीज़न को अगर हम डिस्कस करें, और मैं दोबारा रिपीट कर दूं कि हम वो डिवीज़न डिस्कस कर रहे हैं जो डिफाइंड हों, जिनके अपान में ज़ीरो ना आए, हम उन डिवीजन्स को डिस्कस कर रहे हैं। नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रेकरिंग डेसिमल फॉर्म, तो डेसिमल फॉर्म होगी, यानी इस डिवीज़न का आंसर भी डेसिमल इशारिया में होगा। नॉन रेकरिंग होगी, नॉन रिपीटेड होगी, इसमें जो डिजिट्स होंगे आफ्टर द डेसिमल वो रिपीट नहीं होंगे, ना या रिपीटेड यानी पेयर की शेप में नहीं रिपीट होंगे। नॉन टर्मिनेटिंग, और वो डिजिट्स की तादाद जो है वो ख़त्म भी नहीं होगी। अब क्योंकि ये फ्रैक्शन है तो यहाँ पर आप देखें 22/7, ये मशहूर नंबर है, पाई से डिनोट किया जाता है और इसकी कैलकुलेशन आपके सामने 3.14159265 एंड सो ऑन, ये चलता जाता है। अब इसमें आपके सामने कि रिपीटिशन हमारे सामने हमारे पास इसमें नहीं है कि हम यहाँ पर 6 का पेयर या यहाँ रिपेयर, तो यहाँ रिपीटिशन नहीं है। इसी तरह ये भी किसी फ्रैक्शन का आंसर कंसीडर कर लें, 0.01 और 001, अगेन 001, अगेन 401 एंड सो ऑन। ये एक तरतीब से बढ़ता जा रहा है, लेकिन यहाँ पर भी आपके सामने डिजिट्स की तादाद लामहदूद है, इनफाइनाइट है, नॉन टर्मिनेटिंग है, ख़त्म नहीं हो रही। दूसरा, कोई भी डिजिट्स उस तरतीब से जिस तरह हम ऊपर डिस्कस कर चुके कि पेयर की शेप में रिपीट नहीं हो रहा, तो ये भी हमारे पास इस फॉर्म में आता है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रेकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन हमारे पास ये है। उसके बाद ये भी एक फ्रैक्शन है, इसका आंसर भी इसी टाइप का होगा कि आंसर के अंदर जो है वो डिजिट्स की तादाद आफ्टर द डेसिमल महदूद नहीं होगी, लामहदूद होगी, नॉन टर्मिनेटिंग होगी और नॉन रेकरिंग मींस नॉन रिपीटेड होगी, रिपीट्स नहीं होंगे डिजिट्स उस तरतीब से पेयर वाइज। ये भी उसी तरह का है। इस तरह और बहुत सी एग्जांपल्स हैं, लेकिन यहाँ पर एक और चीज़ जहन में रखें कि हम सिर्फ अभी फ़िलहाल जो है वो डिवीज़न या फ्रैक्शन के आंसर्स को डिस्कस कर रहे थे, लेकिन बाज़ दफ़ा ऐसा भी है कि फ्रैक्शन से हटकर भी हमारे पास कुछ नंबर ऐसे हैं जो इस कैटेगरी में आ जाते हैं कि जिनका आंसर नॉन टर्मिनेटिंग होता है, नॉन रेकरिंग होता है और डेसिमल में होता है। फॉर एग्जांपल √2 है, इसकी कैलकुलेशन हम जो भी मेथड हम लोगों ने 7th 8th क्लासेस में कैलकुलेशन से किया वो कर लें, या अपनी आसानी के लिए अगर आप कैलकुलेटर यूज़ करके भी √2, √3, √5 इस तरह के डिजिट्स की वैल्यूज़ निकाल लें, तो आपके सामने एक सिलसिला चलेगा। पॉइंट के बाद जो डिजिट्स आएंगे वो सारे के सारे नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रेकरिंग होंगे, वो डिजिट्स कभी ख़त्म नहीं होंगे।
और वो रिपीट नहीं होंगे, पेयर की शेप में रिपीट नहीं होंगे, लेकिन ख़त्म भी नहीं होंगे। √3 भी इसी तरह, √5, सपोज़ कर ले हम लोग कहें जी √4। अब √4 की कैलकुलेशन आ जाती है 2। मैंने स्टार्ट में तो कहा कि हम लोग फ्रैक्शन या डिवीज़न को डिस्कस कर रहे हैं, लेकिन एट द एंड बाकी सारे आंसर्स मैंने डिवीज़न या फ्रैक्शन से निकाल, लेकिन इसको देखें तो ये नॉन फ्रैक्शनल नंबर था। वैसे हम लोग इसके भी अपान में अगर 1 लगा लें तो ये फ्रैक्शनल नंबर बन सकता है, लेकिन चलें तो ये नॉन फ्रैक्शनल हम लोग एक तरह का डिस्कस कर रहे हैं। इसी तरह इसको भी देख लें। अब यहाँ पर 4 का अंडर रूट जो है वो 2 है। अब ये जो आंसर है ये फ्रैक्शन का तो बज़ाहिर नहीं है, किसी आम नंबर का या किसी भी रियल नंबर का आंसर आ रहा है, तो आंसर जो भी है वो इन्हीं 4 टाइप्स में से किसी एक पर उतरेगा। तो ये जो 2 है ये फर्स्ट टाइप पर आ रहा है, नॉन डेसिमल। तो √4 = 2, इट इज़ नॉन डेसिमल फॉर्म। अब आखिर में हम लोग अपनी बेसिक डेफिनेशंस पर आते हैं। तो मैं फाइनल कंक्लूजन कर लूँ डेफिनेशन पे जाने से पहले कि हमने कहा कि किसी भी डिवीज़न का आंसर 4 टाइप का होगा। पहली टाइप नॉन डेसिमल फॉर्म, सेकेंड टाइप जो है वो टर्मिनेटिंग डेसिमल फॉर्म, और थर्ड टाइप जो है वो नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग डेसिमल है। जबकि आखिरी टाइप जो है वो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रेकरिंग है। ये बात हमने डिस्कस की कि किसी भी डिवीज़न का आंसर इन 4 में से किसी एक शक्ल में आएगा। अब हम अपनी डेफिनेशंस पर आ जाते हैं कि रैशनल नंबर्स और इर्रेशनल नंबर्स कौन से होते हैं। तो जहाँ तक बात रैशनल नंबर्स की है, तो ये जो हमारे पास फर्स्ट 3 टाइप्स हैं, ये फर्स्ट 3 टाइप के ऊपर जो भी नंबर इन फर्स्ट 3 टाइप में से किसी भी एक टाइप के ऊपर पूरा उतरता हो वो हमारे पास रैशनल नंबर होगा। और जो भी नंबर हमारे पास इसमें से यानी 4th टाइप के ऊपर या उसकी डेफिनेशन पे पूरा उतरता हो वो हमारे पास इर्रेशनल नंबर होगा। तो अगेन रैशनल नंबर जो होता है वो इन 3 टाइप्स में से किसी भी टाइप पे आ जाए। अब वो टाइप चाहे आपको फ्रैक्शन में दे दे, वो टाइप आपको चाहे डेसिमल फॉर्म में दे दे, तो आपने उसके मुताबिक आंसर देना है। अगर आंसर नॉन डेसिमल है, अगर आंसर पॉइंट्स के बाद डिजिट्स की तादाद ख़त्म हो जाती यानी टर्मिनेटिंग डेसिमल फॉर्म, अगर आंसर पॉइंट्स के बाद डिजिट्स जो हैं वो नॉन टर्मिनेटिंग हो लेकिन रिपीटेड हो, आइदर डिजिट इज सिंगली रिपीटेड और रिपीटेड इन द फॉर्म ऑफ पेयर्स, तो ये 3 टाइप्स हैं। इन 3 टाइप्स में से किसी भी एक टाइप पर अगर आपका आंसर या आपको जो नंबर दिया गया है इन 3 में से किसी भी टाइप पर अगर वो नंबर पूरा उतरता है तो वो नंबर आपका रैशनल नंबर कहलाएगा। और हर वो नंबर चाहे वो अपान में हो, चाहे वो अंडर रूट में हो, चाहे वो डायरेक्ट हमें कैलकुलेट करके दे दिया हो, अगर उस नंबर के अंदर आपके पास डेसिमल फॉर्म हो और आफ्टर द डेसिमल डिजिट्स आर नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटेड, डेसिमल के बाद डिजिट्स ख़त्म भी ना हो और पेयर वाइज रिपीट भी ना हो, तो ऐसे को हम लोग इर्रेशनल नंबर्स कहते हैं। आम तौर पर जो कंसेप्ट स्टूडेंट्स जहन में बिठा लेते हैं या जो बुक में भी डेफिनेशन दी जाती है कि रैशनल नंबर्स आर इन द फॉर्म ऑफ P/Q, इस डेफिनेशन के अंदर थोड़ा सा एक चीज़ को माइंड में रख लें कि डेफिनेशन में कहा गया है कि रैशनल नंबर्स आर इन द फॉर्म ऑफ P/Q, यानी वो डिवीज़न की फॉर्म में होते हैं। लेकिन यहाँ पर आपके सामने है हर डिवीज़न रैशनल नहीं होती। ये भी आपके सामने एक फ्रैक्शन है, एक डिवीज़न है और ये भी P/Q की फॉर्म में है। और जो डेफिनेशन रैशनल नंबर की किताबों में लिखी है ये उस सारे पे पूरा उतरता है कि P और Q का ताल्लुक़ किसी इंटीजर से होगा और Q जो है वो नॉन ज़ीरो होगा, ये उस पर पूरा उतरता है, लेकिन ये फिर भी रैशनल नहीं है। तो जो किताबों में डेफिनेशन लिखी है कि रैशनल नंबर्स आर इन द फॉर्म ऑफ P/Q, तो उसके लिहाज से एक चीज़ वाज़े कर ले, वो ये है कि हर रैशनल नंबर अपान में होगा, हर रैशनल नंबर अपान की शक्ल में होता है या उसको अपान की शक्ल में लिखते हैं, लेकिन हर अपान रैशनल नंबर नहीं होती। मैं जुमला दोहरा देता हूँ, याद रखिएगा, बहुत आसान और बहुत इम्पॉर्टेंट सेंटेंस है। रैशनल और इर्रेशनल के दरमियान फ़र्क के लिहाज से जहन में रखें कि हर रैशनल नंबर अपान में होता है, लेकिन
अपान में दिया गया हर नंबर रैशनल नंबर हो ये ज़रूरी नहीं है। कब कौन सी अपान रैशनल होगी और कौन सी अपान रैशनल नहीं होगी, कौन सी डिवीज़न या फ्रैक्शन या अपान जो आप लफ्ज़ यूज़ करते हैं, कब वो रैशनल होगी और कब रैशनल नहीं होगी, तो ये 4 आंसर्स मैंने आपको डिफ़ाइन कराए। इन 4 में से अगर इन 3 पे पूरा उतरता हो वो फ्रैक्शन, तो वो फ्रैक्शन जो होगी वो रैशनल नंबर होगी। और इसी तरह अगर वो आंसर या वो फ्रैक्शन इस तरह के आंसर में चली जाती है तो वो आंसर हमारे पास जो होगा वो इर्रेशनल नंबर कहलाएगा। तो ये हमारे पास टोटल डिस्कशन थी अबाउट द रैशनल नंबर्स एंड द इर्रेशनल नंबर। अब मैं एक्सरसाइज के ऊपर आ जाता हूँ। एक्सरसाइज 2.1 हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। तो जिन स्टूडेंट्स ने ये लेक्चर ध्यान से सुना और इसको अच्छी तरह अंडरस्टैंड कर लिया और उन्होंने फ़र्क जान लिया कि कब कोई अपान या फ्रैक्शन रैशनल या कब कोई इर्रेशनल होती है, उनके लिए इसमें कोई इतना ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा। एक्सरसाइज हमारे पास जो है वो है 2.1। बुक्स आपके पास हों तो मैं थोड़ा जल्दी में इन सवालों को डिस्कस कर देता हूँ। इसमें जो हमारे पास सबसे पहला है वो ये है क्वेश्चन नंबर 1, आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग आर रैशनल एंड इर्रेशनल नंबर्स। हम लोगों ने बताना है कि इनमें से कौन से नंबर जो हैं वो रैशनल हैं और कौन से नंबर जो हैं वो इर्रेशनल हैं। तो रैशनल और इर्रेशनल नंबर के लिहाज से हम लोग जो यहाँ पर डिस्कस करने जा रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट हमारे पास है वो है √3। और अगर आप कैलकुलेटर से या अगर आपके पास टाइम हो आप पूरी कैलकुलेशन करें तो √3 का आंसर आप लोग देखेंगे 1.732050 एंड सो ऑन। तो आंसर आपके सामने जब आएगा, ये टाइप्स आपके सामने जब आएंगी तो आपने ये देखना है इन चारों में से कौन सा है। तो इसके आंसर के अंदर आपको पता चलेगा कि जो आंसर आ रहा है वो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन है। लिहाजा ये जो आपका आंसर होगा वो इर्रेशनल नंबर की तरफ जाएगा। सेकंड पार्ट हमारे पास है 1/6। 1/6 का जो आंसर आ रहा है 0.16666 एंड सो ऑन। तो ये आपके सामने यहाँ पर 6 रिपीटेड है, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटेड आर रिकरिंग। तो नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन, सो इट शुड बी अ रैशनल नंबर। इसके बाकी पार्ट्स को आप कैलकुलेटर से सॉल्व कर लें। पेपर में जस्ट ये एक MCQs आएगा, नंबर देकर आपसे पूछेगा कि ये रैशनल है या इर्रेशनल है, तो आप फ़ौरन से, ज़ाहिर है उस वक्त आपके पास कैलकुलेशन का टाइम नहीं होगा, आप कैलकुलेटर से उसका आंसर चेक करेंगे। आंसर इन 4 टाइप में से जिस टाइप पे चला जाए तो उसके लिहाज से रैशनल या इर्रेशनल का आप बता सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है कन्वर्ट द फॉलोइंग फ्रैक्शंस इनटू डेसिमल फॉर्म। तो ये भी ज़ाहिर है आपने पेपर में ये आने वाली चीज़ नहीं है। आ जाए तो सिंपल डिवीज़न है, अगर आपकी बेसिक स्ट्रॉन्ग है, क्लास नंबर 7 और 8 में आपने डिवीजन्स की हैं, जहाँ तक जा सकता है चले जाएं। क्वेश्चन नंबर 3 में ट्रू और फॉल्स पूछ रहा है, वो भी इन्हीं डेफिनेशन से रिलेटेड है, जिसके अंदर आपने तमाम नंबर्स को डिस्कस करना है कि वो टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है। जैसा कि क्वेश्चन नंबर 3 का जो फर्स्ट पार्ट है मेरे पास या आपके सामने है, बुक के अंदर लिखा हुआ है, वो है 2/3। जब आप 2/3 सॉल्व करेंगे यानी 2 को 3 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आ जाएगा 0.666 एंड सो ऑन चलता जाएगा। अब ये आपके सामने नॉन टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग, ख़त्म तो नहीं हो रहा, 6 चलता जा रहा है और रिपीट हो रहा है। लिहाजा ये जो हमारे पास नंबर बनेगा ये रैशनल नंबर बनेगा। उसके बाद हमारे पास पाई दे रहा है, पाई को ऑलरेडी हमने डिस्कस किया कि वो इर्रेशनल है। 1/9 दे रहा है और 1/9 का आंसर जो है वो आ जाएगा 0.1111 एंड सो ऑन, 1 रिपीटेड होता रहेगा। लिहाजा ये नंबर भी हमारे पास जो होगा वो रैशनल होगा। बाकी नंबर्स को आप खुद से डिस्कस कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, नंबर लाइन पे नंबर को रिप्रेजेंट करना है, इसको आप डिस्कस कर लें, देख लें, मैं इसका पेज भी आप लोगों को शेयर कर दूंगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, उसमें कह रहा है कि गिव अ रैशनल नंबर बिटवीन 3/4 एंड 5/9। 3/4 और 5/9 इनके दरमियान हम लोगों ने एक रैशनल नंबर, कोई भी रैशनल नंबर इनके दरमियान आपने बताना है। अब रैशनल नंबर्स, 2 नंबर्स के दरमियान इनफाइनाइट रैशनल नंबर्स होते हैं। अब हम यहाँ पर कौन सा रैशनल नंबर बताएं, तो इसका मैं थोड़ा सा रास्ता आपको बता देता हूँ। हमने जो नंबर बताना है
वो हमने बताना है 3/4 और दूसरा मेरे पास है 5/9। इनके दरमियान मुझे कोई भी एक रैशनल नंबर बताना है। तो इसके लिए अगर हम इसको कैलकुलेट करें तो 0.75 है, और अगर मैं इसको कैलकुलेट कर दूं तो इसका आंसर जो है वो 0.55 है। तो यहाँ से आप एक सिंपल सा आइडिया ले लें, 0.75, 0.55, इनके दरमियान का कोई भी नंबर ले लें। सपोज़ कर ले मैं 0.65 कर देता हूँ, ये इनके दरमियान में भी आ जाता है। अब ये मेरे पास एक इनके दरमियान का रैशनल नंबर। अब अगर इस रैशनल नंबर को हम लोग फ्रैक्शन में बताना चाहें तो आपने लोअर क्लासेस में पढ़ा है डेसिमल किस तरह रिमूव किया जाता है। अपान लगाएंगे, डेसिमल के नीचे 1 और डेसिमल के बाद 2 डिजिट्स हैं तो आप भी 2 ज़ीरोज़ लगा देंगे और ये हमारा डेसिमल रिमूव हो जाएगा और नंबर आ जाएगा 65/100। अब इसके ऊपर 5 का टेबल लग जा सकता है, 5 13 दा 65, 5 20 दा 100। तो ये आपके सामने इनके दरमियान का एक रैशनल नंबर आ गया और वो रैशनल नंबर है 13/20। मैंने 0.65 लिया, आप 0.6 ले लें, आप कोई भी नंबर ले लें जो 0.75 और 5.55 के दरमियान हो और उसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दें तो ये आपके सामने हमारे पास नंबर आ जाएगा। इसके बाद इसका जो पेपर में आने वाला सवाल है और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन को ज़रा ध्यान से सुन लें। क्वेश्चन नंबर 6 है और इस क्वेश्चन के अंदर वो कह रहा है एक्सप्रेस द फॉलोइंग रिकरिंग डेसिमल्स एज द रैशनल नंबर p/q द फॉर्म। तो इसको हमने अपान की शेप में, दिए गए नंबर को हम लोगों ने अपान की शेप में कन्वर्ट करना है। अब उसके लिए ज़रा देख लें क्या कहानी है या क्या तरतीब बनती है। इसका पहला पार्ट है 0.5, क्वेश्चन नंबर 6, एक्सरसाइज 2.1, क्वेश्चन नंबर 6, फर्स्ट पार्ट 0.5 और 5 के ऊपर बार लगाई है। इसका मतलब ये है कि ये 5 रिपीटेड है। अब इसको हमने वापस अपान में यानी रैशनल नंबर के अंदर हम लोगों ने इसको कन्वर्ट करके दिखाना है। तो उसका तरीका ज़रा समझें। सबसे पहला काम आप जो करेंगे वो ये कर लें कि सपोज़ कर लें, अपनी तरफ से फ़र्ज़ कर लें कि ये जो है इसका आंसर कोई x आएगा 0.5 और x इज़ इक्वल टू 0 पॉइंट, इसको आप रिपीटेड फॉर्म में लिख सकते हैं, जितना लिखना चाहें आपकी मर्ज़ी। तो ये मैंने लिखा। अब इसमें हमने इसका पॉइंट ख़त्म करना है और इसको अपान में ले जाना है। क्योंकि ये रिपीटेड है तो थोड़ा ध्यान से सुनिएगा कि ये जो हमारे पास है यहाँ सिंगल डिजिट रिपीटेड है, एक ही डिजिट बार बार रिपीट हो रहा है और वो डिजिट 5 है। अगर आपका रिपीटेड डिजिट सिंगल है, एक डिजिट रिपीट हो रहा है, तो आपका यहाँ पर सेंटेंस होगा मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय 10। अब यहाँ 10 से क्यों मल्टीप्लाई किया? क्योंकि हमारे पास सिंगल डिजिट रिपीटेड है तो आपने 1 के साथ एक ज़ीरो लगाना है। अगर यहाँ 2 डिजिट यानी पेयर, 2 का पेयर रिपीट होता तो हम 1 के साथ 2 ज़ीरो लगाते और 100 से मल्टीप्लाई करते। वो भी नेक्स्ट पार्ट में हम लोग करके देखेंगे। तो फिलहाल हमने इसको दोनों तरफ 10 से मल्टीप्लाई कर दिया। दिस इम्प्लाइज मीन्स इन दैट केस, इस सूरत में क्या रिज़ल्ट हमारे पास आएगा? 10 मल्टीप्लाई होगा x के साथ और 10 मल्टीप्लाई होगा 0.555 एंड सो ऑन। 10 को x से मल्टीप्लाई करूँगा तो 10x बन जाएगा और जब मैं 10 को इससे मल्टीप्लाई करूँगा तो क्योंकि यहाँ पर एक ज़ीरो है तो ये जो डेसिमल है ये एक डिजिट यहाँ मूव हो जाएगा और रिज़ल्ट आ जाएगा 5.555। और आगे आप बेशक 4 लगाएं, 5 लगाएं, जितने लगाना चाहें, क्योंकि यहाँ लामहदूद 5 है तो हमने ये इसको इस तरह लिखा। अब उससे अगला स्टेप ज़रा ध्यान से देख लें मज़ीद। अब इसमें करना ये है कि मैं इसकी पार्टीशनिंग कर रहा हूँ, इसको 2 हिस्सों में तोड़ के लिख रहा हूँ। 5 +
0.555 एंड 5 सो ऑन। अब इन दोनों को अगर मैं वापस इकट्ठा करूं, प्लस करूं, तो मेरे पास यही नंबर बन जाता है। याद रखें मैथ्स जो है वो हमेशा टू वे होता है। आप इस स्टेप से पिछले पर जा सकते हैं और हर वो स्टेप आपका मैथ्स के अंदर दुरुस्त है। एक आसान सा रास्ता है कि अगर आप अपने मैथ्स के अंदर ये चेक करना चाहें कि आपने जो स्टेप किया है वो सही है या गलत है, तो उसका एक सिंपल सर, अगर आप उस स्टेप से पिछले स्टेप पे चले जाते हैं तो आपका वो स्टेप ठीक है। तो इसको हमने वापस जोड़ें तो ये बन जाता है। अब मज़ीद यहाँ पर मैं अपनी आसानी के लिए इसको इक्वेशन 1 कह देता हूँ और यहाँ पर मैं वर्ड लगा देता हूँ यूजिंग इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 के रिज़ल्ट को अगर मैं यूज़ कर दूँ तो 10x इज़ इक्वल टू 5 प्लस इस टोटल की जगह, जैसा कि मैंने ऊपर मेंशन किया इक्वेशन 1 में ये सारा x के बराबर, तो इसकी जगह मैंने x लिख दिया। 10x इज़ इक्वल टू 5 प्लस x। अब अगले स्टेप पे इस x को अगर हम इक्वल के दूसरी जानिब ले जाके लिखें या कैंसिलेशन लॉ यूज़ करें तो मेरे पास सिचुएशन कुछ इस तरह बनेगी। 10x माइनस इसका कोफिशिएंट 1 है तो 1x इज़ इक्वल टू 5। नेक्स्ट 10x में से 1x चला गया तो यकीनन 9x बच रहा है। अब यहाँ से 9x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। दूसरी तरफ इसको अगर ले जाके लिखा जाए या कैंसिलेशन लॉ मल्टीप्लिकेशन का यूज़ किया जाए तो ये आ जाता है 5/9। अगेन यूजिंग इक्वेशन 1 को दोबारा यूज़ करें तो 0.55, ये x की जगह पर हमने वैल्यू लिख ली, इज़ इक्वल टू 5/9, या इसकी जो गिवन फॉर्म होती है, जो इसको रिपीटेड को बार बार लिखने से बचाने के लिए हम लोग बार लगा लेते हैं। तो ये हमने जो हमें गिवन नंबर था, रैशनल नंबर डेसिमल फॉर्म में था, उस डेसिमल फॉर्म को हमने वापस फ्रैक्शनल फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। तो इसी तरह सेकेंड पार्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 6 का, और उसमें हम लोगों ने कन्वर्ट करना है 0.13 को। उसको भी ज़रा देख लें। सेकेंड पार्ट है 0.13, इसके ऊपर बार है तो हम यहाँ पर भी सपोज कर लेते हैं x को 0.13, और जाहिर है अब क्योंकि बार जो है वो 13 के ऊपर है तो रिपीटेड में भी हम लोग 13 एंड सो ऑन, इसको रिपीटेड में लिख देंगे। अब इसके बाद इस मरतबा हमने नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, यहाँ पर अब गौर से देखें तो रिपीटेड में 2 डिजिट्स रिपीट हो रहे हैं, और अब क्योंकि 2 डिजिट्स रिपीट हो रहे हैं तो आपने जो मल्टीप्लाई करना है वो 1 के साथ 2 0 लगाने होंगे। पिछली मरतबा पिछले पार्ट में सिंगल डिजिट रिपीटेड था तो 1 के साथ 1 0 यानी 10 से हमने मल्टीप्लाई किया था। अब अगर 2 डिजिट रिपीट हो रहे हैं तो 1 के साथ, इस 1 के साथ आप 2 0 लगा के 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो मज़ीद हम ये भी कह सकते हैं कि अगर यहाँ 3 डिजिट्स रिपीट होंगे तो हम यहाँ 3 0 लगाएंगे, जिसका मतलब हम इसको 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो लेफ़्ट हैंड साइड आपके सामने हम यहाँ पर 10 के बजाय 100 कर देंगे, तो यहाँ पर भी 100x आ जाएगा और इधर पर 100x आ जाएगा इस तरफ भी। जबकि दूसरी तरफ आपके सामने मैं कैलकुलेशन लिख देता हूँ, प्रोसेस सारों में एक ही है। 100 मल्टीप्लाइड बाय 0.131313 एंड सो ऑन। अब यहाँ पर आप 100 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ज़ीरोस की जितनी ज़ीरोस की तादाद होती है उतना ये डेसिमल राइट साइड पे मूव करेगा, तो ये इधर मूव कर जाएगा 13.131313 एंड सो ऑन। पिछले पार्ट की तरह इसको भी पार्टीशनिंग कर दें, डेसिमल पोर्शन सेपरेट कर दें, नॉन डेसिमल सेपरेट कर दें, इशारिया या डेसिमल से पहले का पोर्शन अलग कर दें और इशारिया या डेसिमल के बाद का पोर्शन अलग कर दें। अब नेक्स्ट स्टेप अगेन इक्वेशन 1 को यूज़ कर लें। इक्वेशन 1 को अगर यूज़ किया जाए तो ये 13 इसी तरह, और इस टोटल की जगह पर आप x लिख देंगे। अब अगले स्टेप में इसी सेम पैटर्न से इस x को इस तरफ लाकर लिखा जाएगा, तो हमारे पास इस मरतबा यहाँ पर हम जो लिख रहे हैं ये टर्म हो जाएगी 100x
माइनस 1x इज़ इक्वल टू 13, 99x इज़ इक्वल टू 13, x इज़ इक्वल टू 13/99। और यूजिंग 1 अगर हम लोग डिस्कस करें यूजिंग 1, तो यूजिंग 1 से हम लोग इस नतीजे पे पहुंचेंगे, x की जगह पर हम इक्वेशन 1 से लिख सकते हैं 0.1313 एंड सो ऑन इज इक्वल टू 13/99। फाइनलाइज कर लें इसको 0.13 और इसके ऊपर बार लगा लें जो इसकी बन रही है गिवन तरतीब के लिहाज से, तो फाइनल आंसर 13/99। अब इसमें थोड़ा सा हम लोग MCQs के लिहाज से डिस्कस करें। पिछला पार्ट था 0.5 और ऊपर बार था, आंसर आ रहा था 5/9। नेक्स्ट हमारे पास आया 0.13 इज इक्वल टू, आंसर आ रहा है इसके ऊपर बार है 13/99। तो अगर हम इसको थोड़ा सा ऑब्जर्व कर लें तो हमारे लिए बहुत आसान सी चीज़ हो जाएगी। अगर सिंगल डिजिट रिपीटेड है तो पॉइंट हटाएं और जो डिजिट रिपीटेड है उसको ऊपर लिखें, नीचे 9 लिख दें। अगर डबल डिजिट रिपीटेड है, पेयर रिपीटेड है, 2 का पेयर रिपीटेड है, तो ऊपर वही नंबर लिख दें, नीचे 99 लिख दें। तो आप लोग गेस करके बता सकते हैं कि जो नेक्स्ट पार्ट हमारे पास होगा, ये आप ज़बानी भी आंसर अब इसका आप लिख सकते हैं अगर हम इसी बात को फॉलो करें। तो ये हमारे पास एक्सरसाइज 2.1 हमने डिस्कस की। इस एक्सरसाइज को डिस्कस करते वक्त मैं आपसे दोबारा कहूँगा कि पहले रैशनल और इर्रेशनल नंबर्स के पूरा जो टॉपिक हमने डिस्कस किया उसको अच्छी तरह पढ़ लें और फिर शुरू के सवाल आप सारे डिस्कस कर सकते हैं। इसका जो इम्पॉर्टेंट है वो लास्ट क्वेश्चन है जो पेपर में शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है, और बाकी सारा इस एक्सरसाइज का MCQs में है। इस लेक्चर से रिलेटेड, इस टॉपिक से रिलेटेड आपको कहीं कोई प्रॉब्लम हो, आप अपने कमेंट्स में, अपने फीडबैक में दे सकते हैं, और जहां कहीं मेरी भी इस्लाह की ज़रूरत हो ज़रूर इस्लाह कीजिए। दुआओं में याद रखें, अपना ख्याल रखें, इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला आपको और हम सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।